चलो ऑडियो आ जाएगा बिल्कुल। चलो ध्यान से देखें अब सभी। देखो ये बंद कर दे जाओ। वैन नील ने लास्ट में पिछली क्लास में ये बताया था कि वैन नील ने सजेस्ट किया था कि जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वाटर से वो शायद ऑक्सीजन गैस जो निकलती है शायद वो वाटर से आता है ना, CO2 से नहीं। एनसीईआरटी ने इसके बाद साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर दिया है कि ये बाद में प्रूव हुआ था बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, है ना। तो सबसे पहले यही नाम देखते हैं आगे। देखना जरा, रूबेन कामेन हासिद, इन लोगों ने, देखो क्या लिख रहा हूं, इन लोगों ने प्रूव किया, दे प्रूव दैट oxygen being released during photosynthesis of green plants, come from H2O। कहां से आता है ऑक्सीजन? H2O से। कैसे प्रूव किया? बाय एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन एल्गी, जिसका नाम था क्लोरेला ग्रीन एल्गी पर काम किया बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से प्रूव किया। कैसे क्या हुआ वो बिल्कुल ध्यान से देखें। आगे रिएक्शन लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस का। 6CO2 plus 12H2O, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। देखो क्या किया इन्होंने, एक बार क्लोरेला को जो CO2 दिया, उसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव करके दिया। अब वाटर तो नॉर्मल ऑक्सीजन वाला रहने दिया O16, लेकिन CO2 कैसा दिया? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला। और फिर इधर आकर बैठ गए कि ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव निकल रहा है या नहीं। देखा ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। अब जब ऑक्सीजन जो निकल रही है रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका साफ मतलब है कि जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो CO2 से तो नहीं आ रही। नेक्स्ट राउंड वाइस वर्सा कर दिया, मतलब अगले राउंड क्लोरेला को CO2 जो दिया वो नॉर्मल ऑक्सीजन दिया, 16 वाला ऑक्सीजन, लेकिन वाटर जो दिया वो रेडियो एक्टिव वाला दिया। इस बार देखा इन्होंने कि ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है वो रेडियो एक्टिव है। लो प्रूव हो गया कि वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है। तो CO2 वाली ऑक्सीजन कहां गई? 6CO2 में 12O है ना, 12 में 6O यहां है और 6O यहां है, मतलब वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है। इन्होंने प्रूव कर दिया। कैसे? बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। अब एक नाम और बचा है जो हमें पढ़ना है, रॉबर्ट हिल एंड वेंडल। क्या किया था उन्होंने? देखते हैं, इसे फटाफट उठा लो ऐसे ही और फिर देखें आगे। अगला नाम रॉबर्ट हिल और वेंडल। ओके ओके ओके, स्क्रीन कट हो रहा है, एक सेकंड। आइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है भाई, रुक जाओ। ये ग्रीन प्लांट्स by experiment on green algae chlorella by use of radioisotopic technique। ये ध्यान रखना होगा, यहां मार्क कर देते हैं। ओके, अब ठीक है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस किस लाइट पर होगी सब बताएंगे। इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं वो, देखेंगे अंत में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की जब बात करेंगे।
ठीक है, चलिए अगला नाम लेकर आ रहा हूं, रॉबर्ट हिल और बेंडल। इन्होंने क्या किया और क्या कहा था वो देखते हैं, बड़ा काम है उनका। अगला नाम है रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया था, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया था फ्रॉम लीव्स ऑफ वन प्लांट जिसका नाम है स्टेलेरिया मीडिया। रॉबर्ट हिल और बेंडल ने आइसोलेट किया था क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम लीव्स ऑफ स्टेलेरिया मीडिया प्लांट। स्टेलेरिया मीडिया प्लांट से आइसोलेट किया था और इन्होंने डिटेल स्टडी किया था लाइट रिएक्शन का, और यही है जिन्होंने दिया था जेड स्कीम, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन किया था इन्होंने, डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन किया था एंड प्रपोज्ड जेड स्कीम। जेड स्कीम दिया था इन्होंने। किया क्या था, क्या कहा था, उसकी बात अब हम कर लेते हैं। सभी ध्यान दें। देखो भाई, इन्होंने कहा था ऑक्सीजन निकलेगा वाटर से, ऑक्सीजन वाटर से निकलेगा, लेकिन कब? जब वाटर से कोई एच छीन ले, H2O से अगर कोई एच छीन लेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो वाटर से एच जो छीनेगा उसको इन्होंने कहा था हिल रिएजेंट। क्या कहा था? हिल रिएजेंट। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन्होंने कहा था ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन निकलेगा वाटर से, लेकिन कब? जब कोई वाटर का एच छीन ले, बट इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एच एक्सेप्टर। जब वाटर का कोई एच छीन लेगा तो ऑक्सीजन निकल आएगा, और एच एक्सेप्टर को इन्होंने कहा था हिल रिएजेंट या हिल ऑक्सीडेंट। हिल रिएजेंट या हिल ऑक्सीडेंट। प्लांट में नेचुरल हिल रिएजेंट क्या होता है? तो देखो, हिल रिएजेंट की बात कर रहा हूं। प्लांट में नेचुरल पता है कौन होता है? एच छीनने वाला, NADP प्लस। प्लांट में होता है NADP प्लस। हाँ, आर्टिफिशियल हम कई चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियली हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। क्या यूज कर सकते हैं? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और क्या यूज कर सकते हैं? बेंजोक्यूनोन। बेंजोक्यूनोन भी यूज कर सकते हैं, क्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है DCPIP, मतलब डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल सबसे कॉमन है, कॉमन यूज है, ये कॉमनली यूज। पता है ये ज्यादा क्यों यूज होता है? सुनना जरा, ये एक्चुअली ब्लू कलर की एक डाई है दैट ऑन रिडक्शन बिकम कलरलेस। अरे भाई, इनमें से किसी ने पानी का एच ले लिया, कैसे पता चलेगा? DCPIP बड़ा आसान है, खुद ब्लू है। जब ये पानी का एच ले लेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर कलरलेस हो जाएगा। तो अगर ये कलरलेस हो गया, इसका मतलब इसने पानी का एच, वाटर का एच ले लिया। ये आसानी से पता चल जाता है, इसीलिए कॉमनली इसको यूज करते हैं। देखो प्लांट में नेचुरली क्या मामला होता है वो भी सुनो। देखो, वाटर से H+ और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तब जाकर ऑक्सीजन निकलता है। बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन, बस बता रहा हूं कि ऐसा होता है। तो या फिर ऐसे कर देता हूं, वाटर से H+ इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं निकलते, कोई होना चाहिए जो पानी के H+ इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो प्लांट में ऐसा जो पाया जाता है वो है NADP+। वो पानी के, वाटर के 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो ये क्या होगा? तो H+ और 2 इलेक्ट्रॉन पाकर रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? देखो, NADPH बोलो या NADPH2 बोलो, सब चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट लिखना है तो NADPH.H+ बोला करो।
ऐसा क्यों? आखिरी और पहली बार बता रहा हूं, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं भी जहां मन करेगा NADPH लिखूंगा, NADPH2 लिखूंगा, चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट लिखना है तो ये लिखना चाहिए। क्यों? एक बार देख लो, NADP प्लस को आप क्या दे रहे हो? 2H प्लस दे रहे हो और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यही है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया इसका प्लस चार्ज हटाने में, 1 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया प्लस चार्ज हटाने में, राइट? अब 1 H प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? H, NADPH। अब बचा क्या? H प्लस। तो बोलना क्या चाहिए? NADPH डॉट H प्लस। लिखने को कुछ भी लिखो चलेगा, अभी आप लोग छोटे हो, कुछ भी लिख लो चलेगा, लेकिन बाद में, ठीक है? ये हंस रहा क्या, बुढ़ा हो गया क्या है? ठीक है भाई। तो लाइट रिएक्शन के दौरान पानी के 2 H प्लस और इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेता है? NADP प्लस, तब ऑक्सीजन निकलता है। और जो H प्लस इलेक्ट्रॉन इसने लिया है वो संभाल के रखता है, और किसको दे देगा? ये CO2 को ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। अरे भाई, CO2 को ये 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, बोले तो 2 H जो लिए बैठा है एक एक करके देता रहेगा, तभी ना CO2 से ग्लूकोज बनेगा। CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? H चाहिए, H ये देता रहेगा ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के वाटर के H प्लस इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, और डार्क रिएक्शन में CO2 को वो H देता रहेगा, ताकि CO2 रिड्यूस होकर क्या बन जाए? ग्लूकोज बन जाए। क्लियर है? एक बात और, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था देखो तो जरा, एक बार एक्सपेरिमेंट भी देखो। यहां पर इन्होंने CO2 फ्री मीडियम क्रिएट किया था, CO2 फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट किया, और यहां डाल दिया था वाटर प्लस H एक्सेप्टर लाइक DCP-IP, ठीक है? और यहां डाल दिए थे आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट निकाले थे वो डाल दिया, और दे दिया लाइट। CO2 नहीं है यहां, तो इनको पता है क्या देखने को मिला? कि लाइट दे रखा है, वाटर दे रखा है, H एक्सेप्टर दे रखा है, तो वाटर और H एक्सेप्टर क्लोरोप्लास्ट में गए होंगे। लाइट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा गया होगा, और उसके H किसने छीन लिए होंगे? H एक्सेप्टर ने। तो क्या रिलीज हो जाएगा? ऑक्सीजन। CO2 नहीं दिया है, फिर भी ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसा क्या दे दिया जिससे ऑक्सीजन निकल सकता है? वाटर। क्योंकि CO2 तो है ही नहीं, तो ये डाउट पूरी तरह से खत्म हो गया कि ऑक्सीजन CO2 से निकल सकता है। CO2 नहीं दिया तब भी ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है फिर? वाटर। तो मतलब मैं यहां पर इसके बाद लाइन लिखाऊंगा, क्या सुनो, कि दे फाउंड दैट in presence of light, water and H acceptor, chloroplasts were carrying out photolysis of water, पानी को तोड़ रहे थे, and were releasing oxygen even when no CO2 was provided, कोई CO2 नहीं दिया गया फिर भी ऑक्सीजन निकल रहा था। Thus Hill reaction also proved that oxygen being released come from, ठीक है? ओके, तो ये है सारी बातें, जिसे जिसको जैसे लिखना है लिख के रखे, अंत में ये डायग्राम बनाए, और डायग्राम के नीचे मैं लाइन लिखाऊंगा जो मैंने बोली अभी। हाँ, जिसे जो लिखना है लिख सकता है, मॉड्यूल में लिखना है मॉड्यूल में जोड़ ले, जिसको जैसे रखना है भाई देख सकता है अपने हिसाब से। नहीं, ग्लूकोज ही बनाना है CO2 से, और कुछ नहीं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने की बात होगी। प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनेगा।
लिपिड का अलग पाथवे होगा, सबका अपना पाथवे भाई। ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस चल रही है। ओके चलो, यहां पर लाइन लिखना है। चलो आ जाओ जल्दी से। सब ठीक है? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बाहर ही बैठ जा जाके, खिड़की खोल के उधर ही बैठ जा। धूप देख रहे। यहाँ लिखो भाई, लाइन लिखो। यहाँ बन गया है तो भी, नहीं बना है तो बाद में बनाओ, आगे लिखो। दे फाउंड दैट they found that they found that in presence of light they found that in presence of light, water and H acceptor. They found that in presence of light, water and H acceptor, isolated chloroplast were carrying out isolated chloroplast were carrying out photolysis of water. Isolated chloroplasts were carrying out photolysis of water and were releasing oxygen even when isolated chloroplasts were carrying out photolysis of water and were releasing oxygen even when no CO2 was provided. Even when no CO2 was provided. Thus Hill reaction also proves that oxygen being released come from H2O. Thus Hill reaction also proved that oxygen being released come from H2O. Oxygen being released come from H2O. ठीक है, चलो तो ये हो गया भाई, साइंटिस्ट वाला नाम काम का काम तो खत्म हो गया। अब हम लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी की अगली हेडिंग, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये हेडिंग है। इस टॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस की समरी भी आएगी, तो बहुत ध्यान से अलर्ट होकर समझना है, ठीक है। हेडिंग है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। एनसीईआरटी लिखती है कि फोटोसिंथेसिस कहां होगा? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। और इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है आपसे कि और कहीं हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एंड ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि सेपल्स है ना, हरे होते हैं, हर ग्रीन स्टेम। अरे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, हर्बेसियस स्टेम हरा होता है, वहां भी हो जाएगा। और जो कच्चे फ्रूट
हरे होते हैं, एंड अनराइपेंड ग्रीन फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट जब हरे होते हैं, अनराइपेंड ग्रीन फ्रूट्स, है ना, लाइक ग्रीन टमाटो, ग्रीन चिली, ऐसे, ठीक है, तो इनमें भी हो जाएगा। और आपको पता है लीफ में कौन सी सेल होती है सबसे ज्यादा? मीजोफिल सेल। तो एनसीईआरटी लिखती है कि मीजोफिल सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल्स में ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, किस लिए? टू रिसीव ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट प्रॉपर मिले, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, देखो, हाईलाइट इंटेंसिटी समझते हैं, पर यूनिट एरिया ज्यादा लाइट रेज पड़े, और लो लाइट इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया कम लाइट रेज पड़े, है ना। तो देखना, जरा ध्यान से समझना इसको। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अलग अलग रेंज होते हैं, उसके लिए मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूं, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान देना, मान लो ये हाई लाइट इंटेंसिटी की बात यहां पर करूंगा, हाई लाइट इंटेंसिटी की, इधर बात करूंगा लो लाइट इंटेंसिटी की, लो लाइट इंटेंसिटी की, और इधर बात करूंगा मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी की, हाई, लो और मॉडरेट, तीनों की बात कर लेता हूं। ध्यान दीजिएगा सभी, मान लो ये मीजोफिल सेल है, ये क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल। इसी तरह यहां भी ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है। देखो, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब गिवन एरिया में लाइट रेज ज्यादा पड़ रही है, गिवन एरिया में लाइट रेज ज्यादा पड़ रही है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट ऐसे खुले में रह गए और सारी लाइट क्लोरोप्लास्ट पर पड़ गई, तो क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसीलिए जैसे ही पता चला लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट यहां से भाग जाएंगे और अरेंज हो जाएंगे पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। ये नीले रंग के जो बनाए ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो गए? पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, या बोलूं लेटरल वॉल में अरेंज हो गए, लेटरल वॉल में। इससे फायदा क्या होगा? देखो ना, इससे फायदा ये होगा केवल ये दो लाइट रेज क्लोरोप्लास्ट पर पड़ेगी, केवल ये दो लाइट रेज क्लोरोप्लास्ट पर पड़ेगी, बाकी लाइट रेज आर पार निकल गई। तो क्लोरोप्लास्ट पर लिमिटेड लाइट पड़ी या नहीं? तो बचा लिया ना क्लोरोप्लास्ट ने क्लोरोफिल को ऑक्सीडाइज होने से, डैमेज होने से। तो देखा आपने हाई लाइट इंटेंसिटी पर क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो जाता है? पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, या बोलो लेटरल वॉल पर अरेंज हो जाते हैं, साइड वाली वॉल में अरेंज हो जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के इस अरेंजमेंट को कहते हैं पैरास्ट्रॉफी, पैरास्ट्रॉफी कहते हैं। ध्यान देना, अब मान लो लाइट इंटेंसिटी लो है, कम लाइट रेज आ रही है, और सोचो कम लाइट रे आ रही है और क्लोरोप्लास्ट यही लगी हुई है, फिर तो क्लोरोप्लास्ट को लाइट ही नहीं मिल पाएगा। जब लाइट कम आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, कि भाई जितनी आ रही है सब हम ही पर पड़ जाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे मिल सके फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होंगे? परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। और इसे कहते हैं, दिस अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को मैं कहता हूं एपिस्ट्रॉफी। और अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट को पता ही नहीं चल रहा ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, तो ना लेटरल वॉल पर अरेंज होंगे ना परपेंडिकुलर,
बल्कि पता है कैसे अरेंज हो जाएंगे? रैंडमली, कहीं भी, रैंडमली कहीं भी अरेंज हो जाएंगे, रैंडमली कहीं भी अरेंज हो जाएंगे। तो अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होंगे? रैंडमली अरेंज होंगे, और इस अरेंजमेंट को कहेंगे एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो एनसीईआरटी में? तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक कि क्लोरोप्लास्ट कब अरेंज होंगे? लेटरल वॉल पर, हाईलाइट इंटेंसिटी पर। फिर पूछा है परपेंडिकुलर कब अरेंज होंगे? लो लाइट इंटेंसिटी पर। तो इन क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते जब ये पढ़ो, ठीक है? अब सर ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर देखो, टीईए मटर, पेरिस्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। एनएलएम पढ़ते हो ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो एनएलएम की जगह आज एचएलएम कर लो, एचएलएम कर लो। हाईलाइट इंटेंसिटी पर पेरिस्ट्रोफी, लो पर एपिस्ट्रोफी, और मॉडरेट पर एपोस्ट्रोफी। क्लियर है? तो ये वेरियस अरेंजमेंट हो गए क्लोरोप्लास्ट के। लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदलते हैं। ये कर लो। इसके बाद मैं एक क्लोरोप्लास्ट का छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं। नहीं, सेल बायो वाला क्लोरोप्लास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, उतना क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा जितना आपको चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, उतना बताने वाला हूं, ठीक है? तो जिसे जैसे रखना है रखे इसको, और फिर आगे की बात करते हैं। ये जो नोट्स अगर लिख रहे हैं तो इससे पढ़ लेना है, और एनसीईआरटी से। क्या है? एक क्वेश्चन है, नहीं डिस्कस किया क्योंकि अभी नहीं डिस्कस कर सकते। जब डिस्कशन का वक्त आएगा, मुझे पता है सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसको जानबूझ के छोड़ा है। अरे क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो 12H2O क्यों लगते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में? वो तभी बता सकता हूं जब लाइट रिएक्शन आप पढ़ लो, तो खुद ही आंसर दे लोगे, इसीलिए उसको छोड़ा है। नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना कर। तो जिसे जैसे करना है जल्दी करें, और आए जरा देखें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हो गया? अच्छा, चलिए एक छोटा सा क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, और समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखते हैं। यहां पर एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं मैं, दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और सारी बातें करते हैं। अच्छा सुनो, अब तो अब देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जगह जगह छोटे छोटे चैनल से दिखाई पड़ते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पोरिन्स। तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स।
और जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होती है, ड्यू टू लेस परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन। क्यों लेस परमिएबल होती है? ड्यू टू एक खास चीज होती है इनर मेम्ब्रेन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियोलिपिन। ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, कार्डियोलिपिन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट नाम सुना है, अगर ये ना हो तो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा तो एटीपी नहीं बनेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। और ये दो लाइनें जो लिखी ना मैंने, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ज्यादा परमिएबल है ड्यू टू पोरिन्स, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों लेस परमिएबल है ड्यू टू कार्डियोलिपिन। सर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में क्या रोल है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा, लेकिन कब? जब मैं आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट पढ़ा रहा हूंगा और आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तब। मात्र नहीं पूछो, नहीं बताऊंगा। बोल तो रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं कि मेरे जब कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी बनाने का पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूंगा, उस समय अगर पूछ लिया कि ये कार्डियोलिपिन का रोल भी बता दो तो बता दूंगा, अदरवाइज बस हो गया, इतना ही है। ये आपके लिए, देखता हूं कौन कौन याद रखता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। फ्लूइड पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब बाकी क्या होता है? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड बनते कैसे हैं? ऐसे बना देते हो? हाँ बोलो। इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्ड होती रहती है और टूट टूट कर गिरती रहती है। इसे तोड़ के गिराओ अभी यहां, तो ऐसे ही होगा ना। यही तो है थाइलेकॉइड। और इनर मेम्ब्रेन रीजनरेट होती रहती है, तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर ऐसे टूट टूट कर गिरती रहती है और एक के ऊपर एक ऐसे थाइलेकॉइड गिरते रहते हैं और बन जाता है ग्रेनम। ग्रेनम जो है सिंगुलर है और सारे ग्रेनम मिलाकर क्या कहलाएगा? ग्रेना। ग्रेना, ग्रेना प्लूरल है। पता है ये क्यों बताया मैंने थाइलेकॉइड की ओरिजिन यहां पर? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी कार्डियोलिपिन होता है। समझे? क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आर पार ही डेवलप होगा, इसलिए जानना जरूरी है कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या है? कार्डियोलिपिन। क्लियर? इसलिए बताया। ओके, तो इस तरह ग्रेनम बना, तो इस तरह ढेर सारे ग्रेनम मिलेंगे। इस तरह करके ढेर सारे ग्रेनम मिलेंगे। जो थाइलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा है उसे बोलो ग्रेनल थाइलेकॉइड या ग्रेना लैमली। ग्रेनल थाइलेकॉइड बोलो या ग्रेनल लैमली बोलो, चलेगा। या ग्रेनम का हिस्सा है इसलिए बोलो इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड या लैमली। थाइलेकॉइड या लैमली। अरे जो ग्रेना का हिस्सा है उसे इंट्राग्रेनल ही तो बोलूंगा। और जो थाइलेकॉइड दो ग्रेनम को जोड़े, है ना, दो ग्रेनम को जोड़े, इनको नाम दूंगा, दोनों के बीच में ना इंट्रा नहीं इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड या स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। स्ट्रोमल थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली या बोलते हैं फ्रेट चैनल्स। क्या बोलते हैं? फ्रेट चैनल्स। फ्रेट का पूरा नाम है फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर चैनल। फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर चैनल। जब मैं फोटो सिस्टम की वर्किंग बताऊंगा
तो वहां पर बताऊंगा कि ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। क्लियर है? तो फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर चैनल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब आओ एनसीईआरटी में, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर समझते हैं? मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना। अरे भाई, थाइलेकॉइड वाला हिस्सा कहता है कि मैं लाइट रिएक्शन करा दूंगा, और स्ट्रोमा कहता है कि मैं डार्क रिएक्शन करा दूंगा। तो मिलजुल कर ही तो हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। अब आपकी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, इसलिए बड़ा ध्यान से देखना। क्लोरोप्लास्ट को आपकी एनसीईआरटी ने दो हिस्से में बांटा है। एक हिस्सा है जो मेम्ब्रेन से डिराइव हुआ है, उसे नाम दिया है मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या नाम दिया है? मेम्ब्रेनस सिस्टम। पता है इसमें कौन आएगा? ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली, मतलब सारे थाइलेकॉइड आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है? और लिक्विड पार्ट है दूसरा, स्ट्रोमा। अब दोनों क्या करते हैं, एक बार देखो ध्यान से जरा। अरे भाई, थाइलेकॉइड में ही तो पिगमेंट्स हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही तो सारे पिगमेंट हैं। तो थाइलेकॉइड का काम क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करो, लाइट एनर्जी को ट्रैप करो और बनाओ एटीपी एंड NADPH प्लस। लाइट एनर्जी ट्रैप करो और एटीपी NADPH बनाओ। इसी को तो कहते हैं लाइट रिएक्शन, या और क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं? अच्छा, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि मेम्ब्रेनस सिस्टम इज responsible for trapping light energy, responsible for trapping light energy and for synthesis of ATP and NADPH plus, ATP और NADPH प्लस बनाएंगे। और इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन या फोटो केमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बात आई, सर स्ट्रोमा क्या करेगा? सुनो ध्यान से, अभी समरी चल रही है फोटोसिंथेसिस की, पूरी प्रोसेस पढ़ोगे। देखो, ये जिसे एक लाइन में लिख दिया, ये पूरे एक लेक्चर में भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है? अच्छा, स्ट्रोमा में एंजाइम्स होती है, इंक्लूडिंग रुबिस्को एंजाइम। क्या करेंगी एंजाइम्स? रिएक्शन करेंगी, और रिएक्शन करके क्या बनाएंगी? CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाएंगी। एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, और वो CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाएंगी बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH। याद करो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH और 18 ATP चाहिए। तो कैसे चलेगा डार्क रिएक्शन? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से। तो देखो ना मैं क्या लिख रहा हूं, स्ट्रोमा में लिख रहा हूं विद इन स्ट्रोमा enzymatic reactions reduce CO2 to sugar by using product of light reaction, that is ATP and NADPH plus, इन दोनों का यूज करके। और इसी को कहते हैं डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। और सुनो, ये जो डार्क रिएक्शन शब्द है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है
कि ये डार्क में होता है। डार्क रिएक्शन एक मिसनॉमर, एक गलत शब्द है, मिसलीडिंग वर्ड है। सर कैसे? ध्यान से देखना। एक गमले में पौधा लगा है, एक गमले में पौधा लगा है, धूप में है, लाइट रिएक्शन भी चल रहा है, डार्क रिएक्शन भी चल रहा है। उठा के उसे अंधेरे में ले जाओ, गमले को पौधे सहित कहां रख दो? अंधेरे में। जैसे ही अंधेरे में रखोगे, थोड़ी देर डार्क रिएक्शन चलेगा। क्यों चलेगा? लाइट रिएक्शन से जो अभी अभी एटीपी NADPH बना है, वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक अंधेरे में भी चलेगा डार्क रिएक्शन। और जैसे ही एटीपी NADPH खत्म, सब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया? अगर डार्क रिएक्शन अंधेरे में ही होता है तो। और जैसे ही लाइट में लाओगे, लाइट रिएक्शन भी चालू हो जाएगा, डार्क रिएक्शन भी चालू हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। लाइट मिलेगी तो लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा तो एटीपी NADPH बनेगा, और उसी से डार्क रिएक्शन चलेगा। तो बोलू, लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट, whereas dark reaction is not directly driven by light but is dependent on product of light reaction. तो लाइट की प्रेजेंस में ही दोनों होंगे। क्लियर है? ये एनसीईआरटी का पार्ट था। अब कुछ और बताऊंगा मैं, तो यहां पर लिख देता हूं। लाइट रिएक्शन, जिसे जो उठाना है उठा ले भाई। लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट, directly driven by light, but dark reaction is not directly driven by light, not directly driven by light, but is dependent on product of light reaction, बोले तो एटीपी और NADPH H+। सही है? ये सब एनसीईआरटी है। हाँ, क्या? फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर चैनल नहीं आता। आप लोग तो फ्रेड चैनल ही याद रखो, बस हो गया। तो मैंने सिर्फ बता दिया है आपको। हाँ, क्या? नहीं, वो रीजनरेट होता रहता है। नहीं, कोई नहीं, वो रीजनरेट होता रहता है। अब एक डायग्राम बनाऊंगा जो कि आपको नहीं बनाना है, उससे 2-4 लाइनें दूंगा, वो जरूर लिख लेना, क्योंकि वो डायग्राम मॉड्यूल में है। हाँ, क्या? वो बैक्टीरिया का है ना, रेस्पिरेशन में है ना। रेस्पिरेशन में NAD+ यूज होता है, और फोटोसिंथेसिस में NADP+। फॉस्फोरस का निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और वो फॉस्फेट। और NAD+ कैटाबॉलिक पाथवे में देखा जाता है, NADP+ एनाबॉलिक पाथवे में। हाँ,
हो गया भाई, डायग्राम हटा दो ना। अच्छा ठीक है, चलो। अभी एक बार और समरी आ रही है फोटोसिंथेसिस के आपके सामने। एनसीईआरटी में लास्ट लाइन में कंस्ट्रूड लिखा है। कंस्ट्रूड का मतलब है कंक्लूडेड। वहां पर यही लिखा है, इट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रूड, मतलब इट मस्ट नॉट बी कंक्लूडेड कि डार्क रिएक्शन डार्क में होता है। और रेस्पिरेशन अलग है, लाइट रिएक्शन अलग है। अभी लाइट रिएक्शन से जो एडीपी बने हुआ वो ग्लूकोज बनाने के काम आएगा, रेस्पिरेशन में यूज नहीं होगा। अच्छा सुनिए, देखो यहां पर मैं एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं ताकि आपको समरी बता सकूं थोड़ा सा और फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये डायग्राम बनाना नहीं है, हाँ यहां से कुछ लाइनें उठाऊंगा वो जरूर लिखना है। ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ये ग्रेनम की फीलिंग आ जाए इसलिए ऐसा कर दिया, ये ऐसे ग्रेनम जैसा लगे इसलिए ऐसा किया। ये ग्रेनम है जिसमें लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन में क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये स्ट्रोमा है जहां डार्क रिएक्शन होगा, देखेंगे। इस पर पड़ रही है सनलाइट। वाटर तो प्लांट के पास पहले से ही है, एब्जॉर्ब कर रखा है। देखते हैं क्या होता है। पिछला पार्ट हो गया सभी का, तो चलो फिर आ जाओ। देखो भाई, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होगा, सनलाइट की ली गई एनर्जी और वाटर को तोड़ा गया, ऑक्सीडेशन किया गया वाटर का। तो वाटर को जब ऑक्सीडाइज किया गया तो रिलीज हुआ ऑक्सीजन, है ना, इनटू द एटमॉस्फियर। और H प्लस और इलेक्ट्रॉन भी निकले। क्या निकला, H प्लस और इलेक्ट्रॉन भी निकले। अच्छा, स्ट्रोमा में पहले से ही होता है एडीपी प्लस पीआई और एनएडीपी प्लस। एनएडीपी प्लस क्या करेगा, ये जो दो H प्लस इलेक्ट्रॉन निकले हैं वाटर के टूटने से वो उठाएगा और बन जाएगा NADPH H प्लस। और लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी निकली वो एडीपी पीआई ले लेगा और बन जाएगा एडीपी। ये है पूरा लाइट रिएक्शन। सनलाइट की एनर्जी से ग्रेनम में वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा जो एटमॉस्फेयर जाएगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में जो NADP प्लस है वो ले लिया, क्या बन गया, NADPH H प्लस। और जो एनर्जी निकली वो ADP प्लस PI ने ले लिया और क्या बन गया, ADP। कोई क्वेश्चन पूछे, वाटर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो बोलो 3, ADP, NADPH H प्लस एंड O2। सही है। अब स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होगा उसमें क्या किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ CO2। ऐसे ही थोड़ी ना होगा, केल्विन साइकिल से होगा, केल्विन साइकिल से होगा। भाई एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा CO2 और बनाया जाएगा ग्लूकोज या बोलो शुगर। लेकिन CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए H भी तो चाहिए। वो H कौन देगा, NADPH H प्लस। 2H छोड़ देगा और वापस NADP प्लस बन जाएगा। और एनर्जी भी तो चाहिए, तो ATP एनर्जी देगा और टूटकर ADP प्लस PI में बदल जाएगा। याद करो, केल्विन साइकिल के लिए 12 NADPH और 18 ATP चाहिए। 12 NADPH 18 ATP, वो ऐसे ही तो आएंगे। सही है, मतलब NADPH का काम यही है, CO2 को H देते रहो और वापस NADP प्लस बन जाओ, फिर इधर से H लो, फिर इसको दे दो,
इसका यही काम है। और एडीपी का इधर एनर्जी दो, एनर्जी देकर वापस ये बन जाओ, और फिर एनर्जी लेकर एटीपी बन जाओ, फिर इधर एनर्जी दे दो, मतलब इधर से लो और इधर दो। सही है? अच्छा, देख रहे हो आप, डार्क रिएक्शन इज ड्रिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। 3 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। पहला, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताएं, तो 3, एडीपी NADPHH प्लस O2। दूसरा सवाल, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, ATP NADPHH प्लस। क्वेश्चन आया, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज नॉट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, O2। एज इट इज आएंगे ये 3 क्वेश्चन। मैं लिखाता हूं, लेकिन आगे ये सुनो। देखो, बाहर से क्या लिया गया, CO2, और उसे कन्वर्ट किया गया यूजेबल फॉर्म ग्लूकोज में, है ना। और बाहर से कोई मटेरियल लेना और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, टू टेक एक्सटर्नल मटीरियल, टू टेक एक्सटर्नल मटीरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो CO2 लिया और ग्लूकोज बना, यूजेबल फॉर्म। तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन। और इसमें कौन मदद कर रहा है, एटीपी और NADPHH प्लस। तो दोनों मिलकर एसिमिलेशन में मदद कर रहे हैं ना। तो एटीपी और NADPHH प्लस दोनों को मिलाकर बोलूं कि दोनों को मिलाकर कहो एसिमिलेशन में मदद कर रहे हैं, बोले तो एसिमिलेटरी पावर। और मुझसे कोई बोले नहीं आप तो अकेले NADPH का बताओ, तो NADPH अकेले को क्या बोलूं, NADPH अकेला क्या कर रहा है, CO2 को H देकर रिड्यूस कर रहा है। NADPH क्या कर रहा है, CO2 को H देकर रिड्यूस करवा रहा है। तो NADPH H प्लस अकेले को बोलना हो तो क्या बोलूं, रिड्यूसिंग पावर, है कि नहीं। CO2 को H देकर रिड्यूस करवा रहे हैं NADPH, अकेले को रिड्यूसिंग पावर। अब पूरा मिलाकर एसिमुलेटरी पावर। पहले तो 3 लाइन लिखो। पहली लाइन क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तीनों लिखो, क्या क्या, एटीपी, NADPHH प्लस और O2। दूसरा लिखो, product of light reaction that are used in dark reaction, that are used in dark reaction। इसमें 2 लिखो, ATP और NADPHH प्लस। तीसरी लाइन, product of light reaction that is not used in dark reaction, that is not used in dark reaction। इसमें लिख दो, that is not used in dark reaction। इसमें लिख दो O2। फिर ये वाला पार्ट लिख दो, ये लिख दो, बस हो गया। ये डायग्राम मॉड्यूल में बना है। तो पेज नंबर 209 NCERT का हो गया। अब 210 पहुंचे, लिख लो इसको, फिर आओ।
वो बाद में आएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अगली क्लास से स्पेसिफिक बातें भी होने लगेंगी। हाँ, इंट्रोडक्शन ही, और क्या है। अभी बिल्कुल ना सोचा कि चैप्टर शुरू हो गया, बस इंट्रोडक्शन। अभी तैयारी कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ने की। अगली हेडिंग एनसीईआरटी ने डाली है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। और पता है लीफ पिगमेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो पिक्चर मिलती है उसे क्रोमेटोग्राम या बोलो पेपर क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्या है ये टेक्निक, एक बार देख लो आगे, एक बार इस टेक्निक को देख लो। देखो, कांच के एक जार में ये एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक। यहां रख दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या भर के रख दिया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। शॉर्ट में बता रहा हूं जितना आपके काम का है। ऐसा करो, एक पेपर ले लो, क्रोमेटोग्राफी के लिए पेपर आता है, एक फिल्टर पेपर की तरह ही एक अलग सा पेपर आता है। पेपर ले लो, लीफ का पेस्ट बना लो, लीफ का पेस्ट बना लो, और उस पेस्ट को यहां लगा दो, यहां पर लगाने के बाद इसको यहां टांगना है और ऊपर से ढक देंगे, और कुछ इस तरह से टांगना है। देखो, इस पेपर को यहां मैं टांग रहा हूं, यहां पर टांग दिया, और वो जो पेस्ट लगाया था ना, वो लगभग यहां पर लगा हुआ है, ये पेस्ट लगा हुआ है। पता है, ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। किसमें सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये एक्सपेरिमेंट बाद में समझो आप तो सिंपल समझो, एक कंटेनर में सरसों का तेल रखा हुआ है, ठीक है, और ये कागज इतना डूबा हुआ है, तेल इतना ही है मान लो, कंटेनर में तेल इतना ही है। तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप? ये सरसों का तेल ऊपर राइज अप हो जाएगा और ये पूरा पेपर गीला हो जाएगा, जबकि सरसों के तेल में सिर्फ इतना ही डूबा हुआ था, लेकिन वो राइज अप हो गया और पूरा पेपर गीला हो गया। बस ऐसे ही कुछ होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर की तरफ राइज होगा, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस पूरे पेपर को गीला कर देगा। अरे भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब ऊपर जा रहा है ना, पिगमेंट भी तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो साथ में पिगमेंट भी चल पड़ेगा। तो पिगमेंट जब चल पड़ेगा तो आपको 4 जोन दिखाई देंगे, 4 जोन दिखाई देंगे अलग अलग। एक जोन दिखाई देगा ब्लू ग्रीन, फिर येलो ग्रीन, फिर येलो भी दिखेगा, येलो ऑरेंज भी दिखेगा, 4 अलग अलग एरिया दिखेंगे। कौन सा एरिया किसका है? अरे भाई, जो जितना भारी होगा वो उतना कम चलेगा, जो जितना हल्का होगा उतनी ज्यादा दूर चलेगा। तो सुनो, सबसे कम दूर चलेगा क्लोरोफिल बी, उससे कम क्लोरोफिल, उससे ज्यादा चलेगा क्लोरोफिल ए, उससे ज्यादा चलेगा जेंथोफिल, और सबसे कम चलेगा, सबसे ज्यादा चलेगा कैरोटीन। सबसे कम क्लोरोफिल बी, उससे ज्यादा क्लोरोफिल ए, उससे ज्यादा जेंथोफिल, उससे ज्यादा कैरोटीन। मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? कैरोटीन का। सर हमें कैसे पता? इधर देखना, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखो, C55H72O5N4Mg। अब क्लोरोफिल बी देखो, C55, 2H कम है इसमें, 2H कम है सर, तो फिर तो हल्का हुआ ना। अरे इधर सुनो, एक O ज्यादा है, एक O ही काफी भारी हो गया। तो देख लो इन दोनों में से भारी कौन सा है? क्लोरोफिल बी। फिर इसके ऊपर होगा C40H56O2, और इससे कम होगा C40H56। सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो? कभी ना कभी नीट में इन चारों पिगमेंट के नाम लिखे हैं,
ये पेपर बना के दे देंगे आपको, ABCD पहचानो कौन सा पिगमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम दूर कौन चलेगा, क्लोरोफिल बी, उससे कम, उससे ज्यादा क्लोरोफिल ए, उससे ज्यादा जैंथोफिल, सबसे ज्यादा कैरोटीन। ये पता होना चाहिए आपको। और सुनो ध्यान से, आगे सुन लो फिर लिखना। क्रोमैटोग्राम में, क्रोमैटोग्राम में क्लोरोफिल ए दिखेगा ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन। कैसा दिखेगा? ब्राइट ग्रीन। देखो एनसीईआरटी पता है क्या लिखती है? कलर ऑफ लीफ इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट। लीफ का जो कलर हम देखते हैं वो सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं है, बट इज ड्यू टू फोर पिगमेंट्स, बट इज ड्यू टू फोर पिगमेंट्स। और ये फोर पिगमेंट्स वही हैं जो दिख रहे हैं। कौन किस कलर का दिखाई देगा? देखो क्लोरोफिल ए क्रोमैटोग्राम में ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन दिखेगा। क्रोमैटोग्राम में कैसा दिखेगा? ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन दिखेगा। और क्लोरोफिल बी दिखेगा येलो ग्रीन। और जैंथोफिल दिखेगा येलो, जैंथोफिल दिखेगा येलो। और कैरोटीन दिखेगा येलो ऑरेंज। तभी तो बोल रहा था चार अलग अलग कलर के जोन दिखेंगे। कैरोटीन दिखेगा येलो ऑरेंज। और ये सब कलर कहां दिखेंगे आपको? क्रोमैटोग्राम में। तो ये एनसीईआरटी में पिगमेंट्स के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है जितना बता दिया, लेकिन हमें थोड़ा और पढ़ना है। अब क्या पढ़ना देखते हैं, पिगमेंट में ही अभी और पढ़ना है। हाँ अब आप उठा सकते हो यहां से जो जो उठाना है। लाइट रिएक्शन में बने एटीपी को रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं। अरे रेस्पिरेशन से एटीपी मिलता है, बना, यूज थोड़ी ना करना है भाई। जो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। हाँ फॉर्मूला याद करना, नहीं दो तो याद करना है, मतलब ये चार तो कम से कम याद होने चाहिए। चार ही तो है। हाँ रज, क्या है? एक देख, क्लोरोफिल ए याद कर ले, बी अपने आप हो जाएगा। दो एच कम कर ले, एक को बढ़ा ले, बस इतना ही याद रखना। दो एच कम एक को ज्यादा। और कैरोटीन C40H56 है, इसमें O2 लगा देना है। तो चार दिख रहे हैं, ये दो में ही याद हो जाएंगे। फटाफट जल्दी उठाएं, इसके बाद बात करते हैं इसको, टाइप ऑफ पिगमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है आप खत्म करो, इसके बाद बात करते हैं।
अच्छा अब सुनो, हो गया पिछला। अच्छा अब सुनो, पिगमेंट्स हमें तीन तरह के पढ़ने हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड, तीसरा फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड केमिकली क्या है? वो लिपिड। और जो लिपिड होगा वो वाटर में इनसॉल्युबल है, और सॉल्युबल किसमें है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो फाइकोबिलेंस है ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। अरे कौन सा प्रोटीन? क्रोमो प्रोटीन। क्रोमो मतलब समझते हैं? कलर्ड प्रोटीन। कलर्ड प्रोटीन है ये। और किसमें सॉल्युबल होंगे? हॉट वाटर में। क्लोरोफिल के टाइप्स बता रहा हूं, एक्चुअली डाइवर्सिटी से जोड़ रहा हूं, क्योंकि डाइवर्सिटी में अलग अलग पढ़ना पड़ता है। यूग्लिनॉइड में ये क्लोरोफिल होता है, डाइनोफ्लैजिलेट में ये होता है, डाइएटम में ये होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर दे रहा हूं। एक बार पढ़ लो, दोनों जगह का काम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं, डाइवर्सिटी के साथ कनेक्ट करके बता रहा हूं क्लोरोफिल के टाइप्स। हाँ, डिटेल में हमें पढ़ना होगा क्लोरोफिल ए और बी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी ही तो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो देखिए, सबसे पहले क्लोरोफिल के टाइप्स, बाद में क्लोरोफिल ए बी को डिटेल में उठाएंगे। क्लोरोफिल के टाइप्स, पहला है क्लोरोफिल ए। फॉर्मूला क्या दिया था? C55H72O5N4Mg। और आपको बताऊं, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स को कहते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? कहते हैं दोनों को। क्यों? क्योंकि दे आर फाउंड इन ऑल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ये। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? बीजीए से लेकर हायर प्लांट्स तक सभी में मिलेगा, है कि नहीं? फिर क्लोरोफिल बी, ये फॉर्मूला 2H कम कर लो, O6N4Mg, 2H कम करो, एक O बढ़ा लो। ये किसमें मिलता है? यूग्लिनॉइड्स में। और किसमें? ग्रीन एल्गी में। और किसमें? हायर प्लांट्स में। ठीक है। क्लोरोफिल सी, ये तो मेरे साथ लिख सकते हो, है ना, कौन कहां मिलता है। इसको बाद में लिखने के लिए ना छोड़ो, इसको मेरे साथ ही लिख लो, है ना, कौन सा कहां मिलता है। मुझे तो सबके फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं सिर्फ ए और बी के दे रहा हूं ताकि आपका कष्ट ना बढ़े। ठीक है? हाँ, क्लोरोफिल सी मिलेगा डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइएटम्स में, ब्राउन एल्गी में। नहीं, लेकिन कोई मन करे नहीं सर मुझे बता ही दो तुम्हें, कोई नहीं चाहता ना, ठीक है, ठीक है भाई। पांचवा, क्लोरोफिल ई मिलता है वाउचेरिया में, येलो ग्रीन एल्गी है ये। नहीं, डब्ल्यू से होता है वो जुलोजी वाला, ये बॉटनी वाला है भाई, वाउचेरिया, येलो ग्रीन एल्गी, जेंथोफाइसी कहते हैं इसे। ये हुआ। फिर सिक्स्थ वन, यही नीचे लिख देता हूं, सिक्स्थ वन, बैक्टीरियो क्लोरोफिले। बैक्टीरियो क्लोरोफिले ये मिलता है पर्पल बैक्टीरिया में, और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया में भी मिलता है, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया में भी मिलता है। मतलब पूरी तरह से डाइवर्सिटी अटैच कर रहा हूं। सातवां है बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ये मिलता है पर्पल बैक्टीरिया में, ग्रीन बैक्टीरिया में नहीं। ये कहां मिलेगा? पर्पल बैक्टीरिया में। 7 हो गए। 8वां और आखिरी,
बैक्टीरियोविरिडिन, मतलब डाइवर्सिटी में अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको कौन कहां है, एक ही जगह सारा हो जाएगा। बैक्टीरियोविरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये मिलता है ग्रीन बैक्टीरिया में। तो कौन सा क्लोरोफिल कहां मिलता है वो बता दिया। हाँ, डिटेल में हमें क्लोरोफिल ए और बी पढ़ना है, क्योंकि हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे हो, और हायर प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। तो कौन सा कहां होता है, इसे खत्म करो। अरे रुक जा, फाइटोक्रोम एंथोसाइनिन पिगमेंट है, सबको पता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है वो। अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात हो रही है। हाँ ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, लिखो, मैं ऊपर का हिस्सा हटा रहा हूं, सिर्फ ऊपर का हिस्सा हटा रहा हूं। अब नीचे से थोड़ी लिखना शुरू किया होगा, ऊपर से लिखना शुरू किया होगा, है? मैं नीचे का नहीं हटा रहा हूं, बस इतना हटा रहा हूं। आप कंप्लीट करो, मैं एक दो लाइन लिखकर फिर क्लोरोफिल की तारीफ करता हूं। हाँ, बच्चे डाइवर्सिटी में अलग अलग याद करेगा ही, एक ही जगह तैयार कर ले, मैं तो ये चाहता हूं। नहीं, मेरे मेरे लिए तो तुझे क्लोरोफिल ए और बी ही करना है, लेकिन डाइवर्सिटी में अलग अलग जगह करोगे, टुकड़ों में करोगे। जब डाइनोफ्लाइजिलेट पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि क्लोरोफिल ए और सी होता है, फिर डायटम पढ़ोगे तो ए और सी होता है, यूग्लिनॉइड पढ़ोगे तो ए और बी होता है, ग्रीन एल्गी में ए और बी होता है, ब्राउन एल्गी में ए और सी होता है, रेड एल्गी में ए और डी होता है। तो टुकड़े में याद करने की जगह ऐसे याद कर लो, ए तो सभी में है, ऊपर ही लिख दिया, और जो अलग है ये रहे। तो आपकी चॉइस है कैसे करना है, मैं तो एक जगह क्लब कर रहा हूं, बोझ नहीं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, ए और बी मेन हमें वो बात करनी है। तू अभी देखना, जो मैं बता रहा हूं, जो काम का है वो तो करना पड़ेगा ना। ओरिजिनल स्ट्रक्चर थोड़ी ना बोल रहा हूं याद करने, एक डमी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो तैयार करना है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, सभी इधर देखें। अब देखो देखो इधर, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल बोल ही चुका हूं। अब फोटोसिंथेसिस कराने की मेन जिम्मेदारी किसकी है? क्लोरोफिल ए 680 एंड क्लोरोफिल ए 700। तो क्लोरोफिल ए ही तो कराएंगे, तो प्राइमरी पिगमेंट हुए ना। और एनसीईआरटी ने पूछा है एक जगह, व्हाट डू यू थिंक विच इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट? तो बता तो दिया क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बनाने के लिए आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, नाइट्रोजन और लाइट चाहिए। देखो भाई,
नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल के, फॉर्मूला में है। और आयरन कैटलिस्ट का काम करेगा क्लोरोफिल बनाने में, आयरन कैटलिस्ट का काम करेगा। हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर टैडपोल लार्वा की तरह है, ऐसा दिखेगा। देखो, स्ट्रक्चर टैडपोल लार्वा की तरह है, और ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है इसमें। तो क्या बोलोगे इसको? एम्फीपैथिक। अब देखो ध्यान से, इधर बीच में मैग्नीशियम है जो कि जुड़ा है दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और दो कोवेलेंट बॉन्ड से। इस हिस्से को कहते हैं मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। इसका साइज होता है 15 एंगस्ट्रॉम बाई 15 एंगस्ट्रॉम। हेड होता है एसिडिक और हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। और क्या बोला मैंने? मैग्नीशियम इज हेल्ड बाई टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैग्नीशियम कैसे जुड़ा है? दो कोऑर्डिनेट और दो कोवेलेंट बॉन्ड से। और इसमें 4 पाइरोल रिंग होती हैं, टेट्रा पाइरोल रिंग होती है, अभी दिखा दूंगा डायग्राम में। 4 पाइरोल रिंग होती है इसमें। आगे मैं इस टेल की बात कर रहा हूं, इसे कहते हैं फाइटोल टेल। क्या है ये? फाइटोल टेल। एक्चुअली ये एक अल्कोहल है, C20H39OH। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्कोहल है ये पता होना चाहिए। 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है ये टेल और अल्कोहल है ये। सुनो जरा, हेड कैसा है? एसिडिक। टेल कैसा है? अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल, हेड और टेल के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड। सही है ना? और सुनो, वो हाइड्रोफिलिक है हेड, और टेल हाइड्रोफोबिक है। हुआ ना हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों जिसमें हो, एम्फीपैथिक। टेल कहां होता है ये देखो, जब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन देखोगे, अरे कोई सी भी मेम्ब्रेन हो, लिपिड बाइलेयर तो होगा ना, तो जो क्लोरोफिल का हेड होता है वो ऊपर की तरफ होगा, और जो टेल है वो कहां एम्बेडेड है? बोलू, लिपिड बाइलेयर में। टेल कहां एम्बेडेड है? लिपिड बाइलेयर में। टेल इज एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है टेल। टेल की बात हो गई। टेल में बस इतना ही, हेड में 2 लाइन और जोड़नी है। लेकिन सुनो, हेड में वो 2 लाइन जोड़ने के लिए मुझे कुछ और बताना होगा। क्या बताना होगा? ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। देखना जरा, नहीं तो 2 लाइन जो मुझे लिखना ना, लिखूंगा तो आप बोलोगे कहां से ले आए। ये देखो, क्लोरोफिल का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर देखो आगे। ये देखो, बीच में मैग्नीशियम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, और यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो सभी ध्यान से, बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बनेगा क्लोरोफिल, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर। हेड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। कितने पाइरोल रिंग बोली है मैंने? 4। ये रही पहली, दिख रहा है क्या पाइरोल रिंग? ये टॉप पे नाइट्रोजन। दूसरा पाइरोल रिंग ये रहा, तीसरा पाइरोल रिंग ये रहा, चौथा पाइरोल रिंग ये रहा। 4 पाइरोल रिंग हो गई जो बोला था। यहां पर एक और पेंटासाइक्लिक रिंग है, यहां डबल बॉन्ड O है, यहां HCOCH3 है, यहां CH2CH2COH है। बोला था ना हेड एसिडिक होता है। ये H है, ये CH3 है, यहां H है, यहां CH3 है, यहां H है, यहां C2H5 है, यहां H है, यहां CH3 है, यहां विनाइल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2,
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल 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 बॉन्ड, ये क्लोरोफिल ए का हेड है। जो जो तू बोल रहा है ना कि क्लोरोफिल ए पूरा पढ़ना, स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना उसे कहते हैं, ये डमी है, बस तुझे यही पढ़ना है बस। लेकिन वो डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए बनाया, ये हेड है, और अगर टेल जोड़ना है 20 कार्बन की चेन C20H39OH एसिड अल्कोहल एस्टर बॉन्ड, तब क्लोरोफिल ए पूरा बनेगा। सर जब डायग्राम हमें चाहिए ही नहीं तो बनाया क्यों? 2 लाइन उठानी है मुझे इस डायग्राम से। इधर देखो, पायरोल रिंग की नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब सुनो ध्यान से, मुझे 2 लाइन जो उठानी थी वो ये है। सेकंड पोजीशन फर्स्ट पायरोल रिंग, सेकंड पोजीशन फर्स्ट पायरोल रिंग में विनाइल ग्रुप होता है। सेकंड पायरोल रिंग में थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होता है। अगर मैं ऐसे लिख देता, आप बोलते कहां है दिखाओ, तो ये दिखा दिया मैंने। फर्स्ट पायरोल रिंग सेकंड पोजीशन विनाइल ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन सेकंड पायरोल रिंग थर्ड पोजीशन मिथाइल ग्रुप है। और सुनो, ये क्लोरोफिल ए है, अभी क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस CH3 की जगह CHO लगाना है तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा। समझे मेरी बात? तो क्लोरोफिल बी में एक ही लाइन लिखनी है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, बस सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप की जगह CHO ग्रुप होता है। और क्लोरोफिल सी एक अकेला क्लोरोफिल है जिसमें फाइटोल टेल नहीं होती। बिना टेल के जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ क्लोरोफिल सी है। क्लियर है मेरी बात? तो मैं वो 2 लाइन लिखना चाह रहा था, इसलिए दिखाया, नहीं तो लोग बोलते बताओ कहां है, हम कैसे मान लें, इसलिए बताया भाई आपकी तसल्ली के लिए। अदरवाइज ये सब डायग्राम आपको नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। आप तो डमी से काम चला लो, बस हो गया, है ना? हाँ, है ना? हाँ, चल तू लिख अब ये हिस्सा लिख, क्या बोल रहा हूं? हाँ फटाफट लिख ले अब। एट सेकेंड पोजीशन फर्स्ट पायरोल रिंग, सेकेंड पोजीशन फर्स्ट पायरोल रिंग, विनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। विनाइल ग्रुप बोले तो CH डबल बॉन्ड CH2 इज प्रेजेंट। और दूसरा, एट थर्ड पोजीशन सेकेंड पायरोल रिंग मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। सेकेंड पायरोल रिंग मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर ये है। अब क्लोरोफिल बी के बारे में इधर लिख देता हूं। क्या CH3 की जगह क्या लगाना होगा? CHO। ठीक है भाई, जल्दी खत्म करें ये सब। क्लोरोफिल ए के बाद क्लोरोफिल बी, स्ट्रक्चर similar to chlorophyll A, similar to chlorophyll A, except that it has CHO group in place of CH3, in place of CH3 at third position of second pyrrole ring, third position of second pyrrole ring. और क्लोरोफिल सी में बस इतना ही लिखना है कि ये एक अकेला क्लोरोफिल है जिसमें टेल नहीं होती। लिख ले फिर, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए वो बता दो। इंजमाबुल, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़ ले, अपना दिमाग ना लगा भाई। डॉक्टर बनने निकला है भाई।
किसका है ना? बाकी क्लोरोफिल कैसे बनेंगे? क्लोरोफिल सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पर बदलने से बनते हैं। सब कुछ आएगा, तैयारी करके रखो। नहीं, मैं नीट ओरिएंटेड ही देता हूं, लेकिन आ जाए और फिर बोलो कि नहीं बताया था इसलिए बता रहा हूं, और वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल में भी है। कम से कम मॉड्यूल तो बताना है ना मुझे, ये थोड़ी ना कि मॉड्यूल भी ना बताऊं। जहां जो जरूरत है वो करना पड़ता है। क्वेश्चंस ऐसे आए हुए होंगे इसलिए ना पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये खत्म करें भैया। और क्लोरोफिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए वो बताना है मुझे। हो गया क्या? अच्छा सुनो, क्लोरोफिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए वो देखो इधर। या तो ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? प्रोटोक्लोरोफिल। फिर लाइट दोगे, 2H दोगे, क्या बनेगा? क्लोरोफिल। पूरी बात नहीं याद रखनी है, ये याद रखना है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो रॉ मटेरियल या तो ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चाहिए, या ग्लूटामिक एसिड से भी क्लोरोफिल बनता है। तो रॉ मटेरियल ये दोनों या ये काम करेगा। अब बताए, इन रिएक्शन में आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट। आयरन कैटलिस्ट का काम करेगा इन रिएक्शन में। तभी तो मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा है, आयरन का जब फंक्शन पढ़ते हो क्या लिखा है कि आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि आयरन कैटलिस्ट का काम करता है। बना लिया क्या? अच्छा, कौन सा? क्लोरोफिल के पहले कहां है? लाइट और 2H, प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल। अच्छा सुनो, ध्यान से, बिल्कुल ये हो गया है, हो गया ना? हाँ बस ठीक है। देखो देखो मैं क्या बता रहा हूं वो देखो आप, देखो देखो। फिलहाल कैरोटीनॉइड का इंट्रोडक्शन देखो आप। किसका? मैं नहीं चाहता ज्यादा थ्योरी की बात करूं अगली क्लास में, अगली क्लास में मैकेनिज्म ज्यादा बात करूं। तो सुनिए, सबसे स्टेबल पिगमेंट, सबसे स्टेबल पिगमेंट कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स, मोस्ट स्टेबल पिगमेंट। और इनको बनाने के लिए लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दियर सिंथेसिस। इनको बनाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। ठीक, केमिकली पता है ये क्या है? टर्पीन्स। जब मैं आपको लिपिड पढ़ा रहा था तो क्रोमोलिपिड या टर्पीन्स पढ़ाया था, उसका एग्जाम्पल दिया था मैंने कैरोटीनॉइड्स, राइट।
अब पहली बार ये डिस्कवर किए गए थे इन कैरेट, कैरेट में डिस्कवर किया गया था, वहीं से नाम आया था कैरोटीन। कैरेट में पाया गया इसलिए नाम दिया गया कैरोटीन। सही है। और कैरेटिनॉइड बेसिकली दो तरह के होते हैं। कैरेटिनॉइड बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है कैरोटीन और एक है ज़ैंथोफिल। एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का कलर येलो है और कैरोटीन का येलो ऑरेंज है। तभी तो कैरेटिनॉइड का कलर हम येलो टू येलो ऑरेंज बोलते हैं। येलो टू येलो ऑरेंज, येलो हो गया ज़ैंथोफिल का और येलो ऑरेंज हो गया कैरोटीन का। कैरोटीन बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला देखो ना, C40H56। और ये बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। और कई तरह के ज़ैंथोफिल है, किसी का फॉर्मूला C40H56O है, किसी का C40H56O2 है, किसी का O3, कई तरह के हैं। कैरोटीन में 3 टाइप अपन पढ़ते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। अल्फा, बीटा, गामा कैरोटीन। सबसे कॉमन कैरोटीन प्लांट में बीटा कैरोटीन है ना, याद है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है ये, है ना। कैरेट का जो कलर है, हाँ क्लोज हो रहा है, चिंता ना करो। कैरेट का कलर, कलर ऑफ कैरेट किसके कारण है? बीटा कैरोटीन के कारण। 4 शब्द इधर बोल के क्लोज कर रहा हूं। कैरोटीन कौन सा कॉमन है प्लांट में? बीटा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल मोस्ट कॉमन जो प्लांट में है वो ल्यूटीन है। इसी के कारण येलो कलर आता है। ऑटम सीजन में पत्तियां येलो हो जाती हैं, येलो कलर ऑफ लीव्स ऑटम सीजन में हो जाती है। इसी के कारण डाइनोफ्लैजिलेट में मिलता है डाइएटोजेंथिन। डाइनोफ्लैजिलेट में मिलता है डाइएटोजेंथिन। और ब्राउन एल्गी में कौन सा? ह्यूकोजेंथिन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सही है, ठीक है। अभी इतना क्लियर है। अब अगली क्लास में आकर कैरेटिनॉइड के फंक्शन और बाकी बात, अगली क्लास में एनसीईआरटी के वो 3 ग्राफ आएंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो।